नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में जहरीले जाम ने अब तक 75 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। मौत के मातम के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में जहरीली शराब पहुंची कैसे? कौन है जो बिहार के गांव-गांव में जहरीली शराब पहुंचा रहा है? आखिर कहां से जहरीला जाम बिहार पहुंचाया जा रहा है? एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से इसकी पड़ताल कर रहे हैं और इस पड़ताल में अवैध शराब के कारोबार के तार 2 देश 2 प्रदेश से जुड़ते दिख रहे हैं। दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल। कहां मर रहा है? अरे कहां भाग रहे हैं आप? अरे सुनो, अरे कहां भाग रहे हो भाई? जहरीले जाम से बिहार में हाहाकार मचा है, लेकिन यहाँ अब भी अवैध शराब खुलेआम बिक रही है। खुले में बेच रहे हैं, आपको कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं लग रहा? अरे कहां भाग रहे हैं आप? अरे सुनो, अरे कहां भाग रहे हो भाई? जहरीला जाम बिहार में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, लेकिन यहाँ अब भी 24 घंटे अवैध शराब मिल रही है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से घास के अंदर, बोरियों के अंदर, ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने जो ये शराब है छुपा कर रखी हुई है। आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये बेचा जा रहा है और बिल्कुल इसी तरह की देसी शराब पीकर बिहार के अंदर 70 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन छापेमारी कर रहा है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे हर तरफ शराब के कारोबार का दावा हो रहा है। कहाँ से मिली? अब कहाँ बताओ जरा, 1000 का दुकान बा। हजारों दुकान है छपरा में, कहीं भी जाओ मिल जाएगा। हाँ मिल जाइए। अभी चाहे तभी मिल जाएगा। हाँ सब ठिकाने मालूम है। हाँ ये बताओ फिर कि ये पहली बार पकड़े गए हो? ना 4-5 बेरा हो गए। 4-5 बार पकड़े गए हो? हाँ। बिहार में शराब बंदी है, प्रशासन मुस्तैद है। फिर सवाल यह है कि आखिर बिहार के गांव-गांव, गली-गली अवैध शराब कहां से पहुंच रही है? कैसे 24 घंटे बिहार में शराब बिक रही है? कौन बिहार के गांव तक शराब की सप्लाई कर रहा है? बिहार में अवैध शराब के नेटवर्क को खंगालने के लिए जरूरी है पहले बिहार का भूगोल समझा जाए। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। यानी देश के 3 राज्य और पड़ोसी मुल्क नेपाल बिहार के पड़ोसी हैं और इनमें से कहीं भी शराब बंदी नहीं है। जाहिर है बॉर्डर से बिहार तक शराब की सप्लाई होती है और इनमें सबसे ज्यादा शराब की तस्करी नेपाल और उत्तर प्रदेश से होती है। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की कहानी दिखाते हैं। बिहार के गोपालगंज से लगा हुआ है यूपी का कुशीनगर जिला। यहाँ चंद किलोमीटर की दूरी पर बिहार में शराब बंदी है, लेकिन कुशीनगर में शराब सरेआम बिकती है। जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नकली तो नहीं है ये? नकली रहेगा तो हम आपको खुद ही नहीं देंगे। क्या है, क्या ये? बंटी बबलू। बंटी बबली है। तो अभी आजकल को पकड़ाने का खतरा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, सब जगह चल रहा है छापामारी? अरे छापामारी चलने दीजिए ना, हम लोग तो है। हाँ वो तो है ही। कोई मतलब ले जाए, थोड़ा सा अंदर जाना है हमको लेकर इसे किसी के लिए। आगे पहुँच लीजिए। पुलिस नहीं आ रहा आजकल चेकिंग करने? नहीं। आया हो चेकिंग करने? आएगा तो हम लोग खुद बता देंगे। क्या बता देंगे भाई? ई रूट से मत जाइए, ई रूट से जाइए। हाँ नहीं, लेकिन वो बोल नहीं रहे कि अभी यहाँ मत करो, कहीं और काम कर लो। यहीं पीना है तो यहीं पी लीजिए। अक्सर बॉर्डर पार कर लोग कुशीनगर में शराब लेने आते हैं, लेकिन जो बॉर्डर के उस पार यानी बिहार में शराब खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी पूरा इंतजाम है। वो इंतजाम गांव-गांव में है। बताइए, ये देखिए, ये बिहार है हमारा। यहाँ पास में जो जिले हैं, चाहे छपरा हो चाहे सिवान हो, वहाँ पर लोगों की जान जा रही है। और देखिए एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर इस वक्त हम गोपालगंज में खड़े हैं, बिहार के अंदर, और किस तरीके से खुलेआम ये शराब बिक रही है। आप बताइए, आप ये शराब बेच रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? खतरा नहीं है क्या? है सर। क्या खतरा है बताइए? है, हम लोग मर रहे हैं। लोग है? कहाँ मर रहा है? अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? अरे भाग क्यों रहे हो? अरे इधर आओ भाई, इधर आओ। ओए चाचा, इधर आओ भाई।
छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद भी गोपालगंज में आराम से अवैध शराब बेची जा रही है। पुलिस को नहीं पता, लेकिन गांव वालों को सब पता है कि कहां और कौन शराब बेच रहा है। अवैध शराब बेचने वाले कह रहे हैं अभी सख्ती है, हालांकि इस सख्ती के बीच भी कुछ लोगों को शराब मिल जाती है। ये वो इलाका है जहां से चंद किलोमीटर के फासले पर सूबा बदल जाता है, सरकार बदल जाती है और शराब का नियम भी बदल जाता है। यहाँ बॉर्डर का बंटवारा ऐसे है कि एक कदम की दूरी पर बिहार है तो दूसरे कदम की दूरी पर उत्तर प्रदेश। रास्ते सकरी गलियों की शक्ल में हैं और इन्हीं रास्तों से कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में शराब की तस्करी होती है। एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि आखिरकार कैसे जहरीली शराब, देसी शराब बिहार के अंदर पहुंच रही है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये बॉर्डर है, यानी कि अगर आप इस तरफ का इलाका देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, कुशीनगर है। यानी कि मैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा हूं और अगर मैं 2 कदम और आगे इधर जाऊं तो अब मैं बिहार के अंदर पहुंच गया हूं। तो कितनी आसानी से महज कुछ ही कदम चलकर पतली पतली तंग गलियों से इन घरों के बीच में से निकलकर वो आराम से यहाँ पर बिहार के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुछ पुलिस की लापरवाही, कुछ रिश्वतखोरी और कुछ शराब तस्करों की शातिराना चाल, कुल मिलाकर इन्हीं तरकीबों से यूपी से बिहार में शराब की सप्लाई होती है। बिहार बॉर्डर पर से सिर्फ कुशीनगर ही नहीं बल्कि बिहार में अवैध शराब सप्लाई का एक पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय है। आरोप तो ये भी है कि पंजाब हरियाणा से भी बिहार में अवैध शराब सप्लाई करने का एक पूरा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में शराब माफियाओं के अलावा रिश्वतखोर अधिकारी भी शामिल है। लेकिन बिहार में अवैध शराब की सप्लाई सिर्फ यूपी से नहीं हो रही। बिहार के वो जिले जो यूपी बॉर्डर के करीब हैं, वहां भी यूपी के रास्ते अवैध शराब पहुंचाई जाती है और वो जिले जो नेपाल के करीब हैं, वहां अवैध शराब की सप्लाई नेपाल से होती है। नेपाल से अवैध शराब तस्करी की पड़ताल के लिए एबीपी बिहार के सीतामढ़ी जिले और नेपाल के सरलाही जिले के बीच नो मैंस लैंड पर पहुंचा। यहाँ हमारे कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की वो चौंकाने वाली थी। ये जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। इस दुकान पे क्या बन रहा है? कहाँ गए दुकान वाले? दुकान वाले कहाँ हैं? अरे बाबू, क्या बना रहे हो? मीट बना रहा हूँ। मीट बना रहे हो? लोग खाने आते हैं? आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं, नेपाल से आते हैं। और ये बॉटल्स के लिए, हाँ, ये पीने के लिए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं। कहाँ से आते हैं? इंडिया से, नेपाल से आते हैं। आते हैं दोनों जगह से। हाँ, पी के जाते हैं। कैसे है ये बॉटल? 120। ये सब तो पूरा खाली हो जाता होगा। हाँ, खाली हो जाता है शाम तक। हाँ। भारत से आते हैं, पी के फिर चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं, कोई हला बवाल नहीं है। यहाँ बिहार से आने वाले शराबियों के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। शाम का अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता है, यहाँ महफिल सजने लगती है। सरकार कहती है कि दारू मत पियो, दारू खराब चीज है। मैडम, अगर बिहार में हमारे बंद नहीं किया होता तो हम लोग काहे यहाँ आते? अपने बिहार में ही मेजरगंज क्यों नहीं पी लेते? अपने सीतामढ़ी जिला में क्यों नहीं पी लेते? मजबूरी है। हमारे लिए शराबियों की खुलेआम लगने वाली ये महफिल चौंकाने वाली थी, लेकिन इससे भी चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। बिहार से सटे नेपाल के कई इलाकों में शराब की भट्टी लगी है। यहाँ बगैर किसी डर के शराब बनाई जाती है। इस कमरे में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो कच्चा माल जिसे पका करके तैयार किया गया है। इसको जरा देखिए, ये ड्रम है, बिल्कुल काला स्याह, ये गंदा नज़र आ रहा है, इसमें बदबू आ रहा है फिलहाल। और ये मैं आपको अगर ऐसे स्टर करूं, इसको मैं थोड़ा सा इसको डंडे से ऐसे करके हिला करके आपको दिखाऊं कि लिक्विड क्या है, किस रंग का है। ऊपर देखिए बुलबुला है, काफ़ी बड़े बड़े बुलबुले हैं। चूंकि उस माल को इसमें रखा गया है ड्रम में और ये बिल्कुल जब वेपराइज हो जाता है, जब ये वेपर बन जाता है तो ये इस तरीके से, ये बिल्कुल काला सा आपको दिख रहा होगा। और नीचे इस तरीके से प्लास्टिक का कंटेनर नज़र आ रहा है। और ये चूँकि फ़िलहाल गर्म है, गर्म शराब नहीं पीते हैं, इसको ठंडा होने के बाद फिर इसका सेवन किया जाता है। इसको लोग पीते हैं और इसको पीने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे आमतौर पर घरों में नज़र आता है। यहाँ बनने वाली कच्ची शराब एक नेटवर्क के जरिए बिहार के कई गांवों तक सप्लाई होती है। अवैध शराब बनाने वालों को न तो पकड़े जाने का डर है, न किसी कार्रवाई का भय। जाहिर है इसके पीछे करप्शन का कनेक्शन है। इन्हीं भट्टियों में बनने वाली शराब बाकायदा पैक कर बिहार के गांवों तक सप्लाई होती है और बेची जाती है। यूपी और नेपाल से ऐसे ही बिहार में अवैध शराब की सप्लाई हो रही है।
मुझे ये जो कैमरे में दिख रहा है ये खेप पूरी ये कब पकड़ी आप? ये कल रात में करीब हम लोग 2 बजे माझी चेक पोस्ट पे हम लोगों ने पकड़ा है। इसी रात 2 बजे मिडनाइट ऑपरेशन में मिडनाइट ऑपरेशन में हम लोगों ने पकड़ा है। और हम लोग को सूचना मिली थी कि यूपी से आ रहा है कुछ शराब का खेप। हम लोग लगातार एक दिन पहले भी इस गाड़ी से हम लोगों ने 80 कार्टन सामने आप देख सकते हैं गाड़ी लगी हुई है, इससे हम लोगों ने पकड़ा था। कल रात में फिर पकड़ी गई है और लगातार हम लोग इस विजिलेंस माझी यानी कि इसी छपरा में बिल्कुल वो हमारा एंट्री पॉइंट है, यूपी का एंट्री पॉइंट है, उसी हम लोगों ने पकड़ा है। कागज पर तो गजब की चुस्ती है लेकिन जमीन पर सब कुछ सुस्त है। जब भी जहरीली शराब से मौतें होती है, हंगामा होता है तो पूरा सिस्टम ऐसा लगता है कि एक्टिव हो चुका है। कुछ छापे पड़ते हैं, थोड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर से बर्फ जमना शुरू हो जाती है, फिर से सब कुछ शांत हो जाता है और फिर से शराब तस्कर अपनी पूरी रौ में एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, जहरीली शराब की वजह से 75 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब बिहार में प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। एक के बाद एक लगातार छापेमारी की जा रही है। गांव-गांव अवैध शराब बेचने वालों की तलाश की जा रही है। यहां तक कि भूसे के ढेर में अवैध शराब की तलाश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सारा एक्शन अब क्यों, पहले क्यों नहीं? छपरा में पोस्टमार्टम की सुविधा आपके यहाँ और कहीं है? आपके अलावा नहीं, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं। ना मशरक में कहीं पोस्टमार्टम होता है ना कहीं? पूरे छपरा जिला में इस सदर हॉस्पिटल में होता है। सारण में बात करें तो सारण में सिर्फ यही होता है। और यहाँ अभी तक सिर्फ 34 हुए हैं। 34 हुए हैं। बाकी कहाँ गए फिर? अभी हम नहीं। 70 के ऊपर मौतें हुई हैं। कुछ पटना में भी हुई है। अरे पटना तो बहुत ही कम लोग गए होंगे ना, मैक्सिमम तो यही आए हैं। जहरीले जाम ने कितने लोगों की जान ली, इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कम से कम 75 तक पार कर गया होगा। 100 आदमी से कम ज्यादा ही जो है अभी इलाज में है लोग। बिना कार्रवाई के ही डर के मारे, जो मान लीजिए हम शराब पिए हुए हैं, चाहे हम हमारे परिवार के कोई सदस्य फंस जाए, इसके कारण बस वो लोग जो है लाश को जला दिए हैं। सरकार भी तो कह रही है कि जिसमें हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, तो लोग इसी तरह जो है उसको जला दिया। लोग कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन सरकारी कागजात में सिर्फ 38 मौत दर्ज हैं। ऐसा भी है कि कई लोगों ने डर से या किसी और वजह से बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया। आपकी जानकारी में बातें आई? इस प्रकार की बातें अलग अलग जगह से आ रही हैं। इसको हम लोग वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई कराने के बाद ही हम कुछ इसमें स्पष्ट कह पाएंगे। जानकारी में ऐसी बातें आई हैं, कैसा हुआ है? इस प्रकार की सूचना हमको अलग अलग जगह से मिल रही है, तो इसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। प्रशासन का ऐसा खौफ है कि अपनों की मौत के बाद भी लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। चुपचाप अंतिम संस्कार किया और इस डर से खामोश हो गए कि कहीं शराबबंदी का डंडा न चल जाए। बड़े बड़े वेंडर हैं, वो लोग जो है बेचे, वो तो और आदमी मरता, लेकिन जो है बच गया लोग जो है मैंने जब खा पीते या तुरंत जो है मैंने एक्शन ले लिया। थाने में भी कहा गया है जो भाई हमारे यहाँ पीने वाले लोग हैं, तो कुछ जो है प्रशासन उसको धा के ले जाता है, फिर बेल करा के चला आता है। हम लोग से बराबर जो है मैंने झगड़ा करने के रूप में आ जाता है लोग। आरोप उस प्रशासन पर है जिसकी जिम्मेदारी शराब की तस्करी रोकने की थी। अब 80 से ज्यादा मौत के बाद प्रशासन एक्शन में है। जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर पहुंचा है छापेमारी करने के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी जो कच्ची शराब होती है उसका व्यवसाय कर रहे हैं, और उसी के बाद एक्साइज की टीम यहाँ देखिए किस तरीके से गांव में घर घर जाकर जो छापेमारी है वो कर रही है। गांव-गांव प्रशासन की टीम अवैध शराब की तलाश कर रही है। जिन पर पहले अवैध शराब की कारोबार का केस दर्ज रहा है उन पर नजर रखी जा रही है। उन रास्तों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है जहां से शराब की तस्करी होती रही है। दिन रात हो रही इस छापेमारी का असर भी दिख रहा है। भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। 270 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अवैध की खेप जो पहले ही गांवों में पहुंचाई जा चुकी थी वो प्रशासन के लिए परेशानी की वजह बन रही है।
कल तक जो है 270 लोगों की गिरफ्तारी, जब ये सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद विशेष अभियान चला करके 270 लोगों की गई थी और लगभग 6000 लीटर शराब भी बरामद किए गए थे। ये प्रक्रिया 3 से 4 दिन में जो घटनाक्रम हुए थे उसके बाद हुई है। इन सब के बीच बिहार में शराबबंदी और शराब से हो रही मौतों को लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार अवैध शराब की तस्करी रोकने में नाकाम रही है। 2 घूंट अगर किसी ने शराब पी ली तो उसको मार दिया जाए, उसको मरने दिया जाए, या कहीं भी नीतीश जी आपकी नैतिकता नहीं हो सकती है। आप करें कि जो पिएगा वो मरेगा, तो पूरे प्रशासन ने यही इंतजाम कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने कि पियो और मरो, तुमको बचने का अधिकार नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। शराबबंदी लागू होने से जो कागजे पर लागू भइल बा, आपका हमारा बिहार सरकार का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है। आई पैसा केकरा मिल जाता, जितना शराब का माफिया पैदा कर दिया नीतीश कुमार ने बिहार भर में, अब पुलिस वाला यही 20,000 करोड़ रुपया लूट के ले जा रहा है घर में अपने। विपक्ष के इन आरोपों के बीच फिलहाल नीतीश सरकार बैकफुट पर है। प्रशासन फिलहाल एक्शन में है, छापेमारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर हादसे के बाद ही ऐसा एक्शन क्यों होता है? क्यों नहीं आम दिनों में भी प्रशासन अवैध शराब माफिया के खिलाफ ऐसी छापेमारी करता है? बिहार के बाद अब जरा दिल्ली की बात कर लेते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जोश आए है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सीधे मिशन 2024 का प्लान पेश किया है। हमारी विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। कट्टर देशभक्ति, दूसरा कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है। केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पहुंचे तो दिमाग में मिशन 2024 का खाका था। सामने पार्टी के चुनिंदा नेता बैठे थे, इसलिए केजरीवाल ने बगैर वक्त गंवाए अपना एजेंडा भी सामने रख दिया। आम आदमी पार्टी को लेके मेरा कोई विजन नहीं है, देश को लेके मेरा विजन है। देश को हम कहां देखते हैं? आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देश को कहां देखते हैं? देश के बारे में हमारा विजन है और आम आदमी पार्टी तो उस देश के विजन को पूरा करने में अपना काम करेगी। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पे सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत है। राष्ट्रवाद की राजनीति की झलक केजरीवाल अपने भाषण की शुरुआत में ही दे चुके हैं। तैयारी 2024 की है, इसलिए राष्ट्रवाद की राजनीति को और चटक बनाना था। जाहिर है इसमें चीन का जिक्र आना ही था। केजरीवाल ने जोर शोर से चीन के सामान के बहिष्कार की अपील दोहराई। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं। चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करें। महज 10 साल की राजनीति में 2 सूबों में सरकार और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। पार्टी की इस उपलब्धि पर केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने धन्यवाद ईश्वर को दिया और उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में भी यूं ही उन पर और आम आदमी पार्टी पर ईश्वर की अनुकंपा बनी रहेगी। भगवान ने हमें 1 साल के अंदर दिल्ली की सत्ता दे दी, दिल्ली में सरकार बना दी। 10 साल के अंदर दूसरा राज्य दे दिया। कुछ तो ऊपर वाला कृपा कर रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। भारत को ठीक करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को जरिया बनाया। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले लोकसभा चुनाव में अब महज 1.5 साल का वक्त बचा है, इसलिए केजरीवाल की नजर अब देश पर टिकी है। गुजरात के वोट की बदौलत आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अब केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी बड़ी भूमिका देख रहे हैं।
हिंद महासागर में चीन की नापाक साजिशों और हरकतों के बीच आज भारतीय नौसेना को आईएनएस मोरमुगाव की ताकत मिल गई है। दुश्मन चाहे किसी भी हिस्से से भारत पर बुरी नजर डाले, भारतीय नौसेना का आईएनएस मोरमुगाव जिस जगह तैनात होगा वहां उन्हें धूल चटा देगा। समंदर की जंग एक खास तरह की जंग होती है जिसमें हवा, पानी की सतह और पानी की गहराइयों में से हमला बोला जा सकता है और इस जंग में युद्धपोत अहम भूमिका निभाते हैं और इसीलिए भारतीय नौसेना को मजबूती देने के लिए अब आईएनएस मोरमुगाव को तैनात किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विध्वंसक युद्धपोत को कमीशन किया, यानी इसे भारतीय नौसेना को ऑपरेशन के लिए सौंप दिया गया है। यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। 535 फीट लंबा और 7,400 टन वजनी मोरमुगाव का 75% हिस्सा भारतीय है। ये युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस जंगी जहाज पर 300 नौसैनिक एक समय पर तैनात रह सकते हैं, जिनमें 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति, ईडब्ल्यू स्वीट और कवच चेफ सिस्टम भी लगा है। ये एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये युद्धपोत जमीन से जमीन पर मार कर सकता है, वहीं जमीन से हवा में भी दुश्मन पर हमला बोल सकता है। पानी की सतह या पानी के अंदर भी इसकी मार से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। टोटल 4 वॉरशिप्स हैं इस प्रोजेक्ट के नीचे और ये सेकेंड वॉरशिप है। एज अ डिस्ट्रॉयर ये नेवी के बड़े कॉम्बैटेंट्स में से एक है और डिस्ट्रॉयर होने के नाते ये इंडियन नेवी को मल्टी मिशन, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, चाहे वो सरफेस हो, एयर हो, सब सरफेस हो। नौसेना के पास अब मोरमुगाव ऐसा दूसरा PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसमें ताकतवर 32 एंटी एयर बराक 8 मिसाइलें तैनात हैं जो 100 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगाई गई हैं। ये दोनों मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तहत छोड़ी जा सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन के जहाजों और विमानों को ये युद्धपोत पलक झपकते ही खत्म करने की ताकत रखता है। युद्धपोत पर एक 76 मिलीमीटर की OTO मिराला तोप, 4 AK-603 CIWS गन और 533 मिलीमीटर की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स के अलावा 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। यानी जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से युद्धपोत पर हमला करने से पहले दुश्मन को कई बार सोचना पड़ेगा। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कोई भी शिप अगर हमारे दुश्मन है तो हम इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हम इसको एंगेज कर सकते हैं और वो जहाज के ऊपर फायर होकर वो जहाज को हम डुबा सकते हैं। इस युद्धपोत पर वेस्टलैंड सी किंग या हल ध्रुव हेलीकॉप्टर भी ले जाए जा सकते हैं। इस जहाज में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के जहाज या हथियार का आसानी से पता कर सकते हैं। जाहिर है मोरमुगाव के आने से भारतीय नौसेना की ताकत बेहद बढ़ गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।